कभी कभी सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह की जजमेंट सुनाता है तो ऐसा लगता है कि यार अगर इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो लाखों लोगों को जस्टिस कैसे मिलता। अब इमेजिन करिए एक सिनेरियो, एक आदमी है, वो उसको आधार कार्ड बनवाना है और वो आधार कार्ड के ऑफिस में जाता है। आधार कार्ड का जो ऑफिसर उसको कहता है भैया तुम्हारा बायोमेट्रिक लगेगा, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मुझे चाहिए, लेकिन उस आदमी के दोनों हाथ ही नहीं है। क्योंकि उसके दोनों हाथ ही नहीं है तो फिंगरप्रिंट कैसे देगा बेचारा वो। तो उसका आधार कार्ड बनाने से उसको मना कर दिया जाता है क्योंकि वो एक फिजिकली हैंडीकैप्ड है और उसके हाथ नहीं है। अब इमेजिन करिए कि कोई आदमी आधार कार्ड बनवाने गया हुआ है और उसका आइरिस स्कैन लेना है, मतलब उसके जो है आइरिस के अंदर से उसको जो है प्रिंट लेना है, लेकिन वो अंधा है, वो ब्लाइंड है, तो उसको आधार कार्ड देने से मना कर दिया जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटी सी बात है, लेकिन नहीं, इस देश के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग तरीके से हैंडीकैप हैं। भैया कोई देख नहीं सकते, कोई बोल नहीं सकते, किसी के हाथ नहीं है, अलग अलग तरह की आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे यहाँ पे एसिड जो अटैक होते हैं उसके सर्वाइवर्स भी होंगे। उनको डिजिटल एक्सेस नहीं मिलता है, वो सिम कार्ड नहीं ले सकते, अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, इंश्योरेंस सर्विस नहीं ले सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये कितनी बड़ी बात है, और ये इस देश के अंदर हो रहा था। हमारे यहाँ पे 2016 के अंदर एक कानून बना था जो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी सब कुछ चल रहा था। तो इसी केस से जुड़ा हुआ अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार जजमेंट दिया है जिसको कहा गया है राइट टू डिजिटल एक्सेस। और हमारा जो आर्टिकल 21 है जो फंडामेंटल राइट है, उसके अंदर एक और हम लोगों ने नई एंट्री कर दी है, राइट टू डिजिटल एक्सेस। तो आज का ये जो टॉपिक है इसी के बारे में बात करने वाले हैं। द हिंदू के अंदर ये बड़ा शानदार आर्टिकल आया है और एग्जाम में हमेशा वैसे सवाल पूछते हैं आपसे, खासकर फंडामेंटल राइट तो फेवरेट टॉपिक है भैया यूपीएससी का भी। तो ये आपके लिए टॉपिक बड़ा शानदार है, तो जरा ध्यान से देखें, आखिर तक देखें ताकि पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको इस टॉपिक की आ जाए। तो जजमेंट क्या है, अभी 30 अप्रैल को जजमेंट आया। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भैया जो आर्टिकल 21 है ना, हम उसके स्कोप को एक्सपेंड कर रहे हैं। देखिए आर्टिकल 21 का स्कोप वैसे ही बहुत बड़ा है, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू स्लीप, उसमें बहुत कुछ आता है। उसके अंदर एक नई एंट्री आ गई, तो राइट टू डिजिटल एक्सेस सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर ऐड कर दिया। ये आपने बात थोड़ा हमें ध्यान रखनी है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो राइट टू डिजिटल एक्सेस है वो आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का इंटीग्रल इंट्रिंसिक पार्ट है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। अगर आप किसी आदमी को सिम कार्ड देने से, आधार कार्ड ओपन करने से इसलिए मना कर देते हो कि भैया वो तो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो ये उसके फंडामेंटल राइट का बेसिकली आप वायलेशन कर रहे हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा यहां पे कहा है। तो पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको एक्सेस एंश्योर करनी है, डिजिटल एक्सेस। भैया हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हर चीज डिजिटल हो गई है, लेकिन जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए तो एक्सेस ही नहीं मिल रही है। उनके लिए डिजिटल इंडिया थोड़ी आना आया, उनके लिए जो है ये अमृतकाल थोड़ी चल रहा है। वो तो अभी भी बेचारे नरक में जी रहे हैं क्योंकि वो कोई डिजिटल सर्विस को एक्सेस ही नहीं कर सकते। उस मामले में जो है ये जजमेंट आया है। तो ये न्यूज में रहा क्यों, देखिए भैया कभी भी इस तरह की बड़े बड़े जो जजमेंट्स आते हैं या पॉलिसीज बनती हैं उसके पीछे एक मूवमेंट होता है। आप चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन मान के लीजिए, मनरेगा मान लीजिए, उसके पीछे एक मूवमेंट होता है। यहां पे भी एक मूवमेंट है। ये जो जजमेंट यहां पे आया है इसके पीछे आपको थोड़ी सी स्टोरी समझनी पड़ेगी, और दो लोगों की स्टोरी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहां पे प्रज्ञा जी हैं भैया, प्रज्ञा प्रसून, ठीक है। ये एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। किसी ने इनके फेस पे अनफॉर्चुनेटली एसिड डाल दिया था जिसकी वजह से इनके जो है फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो पूरे खराब हो गए। अब ये डिजिटल एक्सेस करवाने जाती हैं भाई, ये आधार कार्ड ओपन कराने जाती हैं, इंश्योरेंस करवाने जाती हैं, या कुछ भी डिजिटल जो है वो करवाने जाती हैं। वहां पे केवाईसी होता है, केवाईसी समझते हो ना, नो योर कस्टमर होता है। अब देखिए केवाईसी दो तरीके से हो सकता है, केवाईसी ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। आप बैंक में जाइए, वहां पे फॉर्म भरिए केवाईसी का, आपको अकाउंट मिल जाएगा। लेकिन केवाईसी जो ऑनलाइन होता है उसके लिए आपको फोटोग्राफ खींचनी पड़ती हैं, आपको ओटीपी देना पड़ता है, आपको रियल टाइम में पिक्चर देनी पड़ती है, छोटी सी वीडियो क्लिप भी बनानी पड़ती है, आपको फेशियल एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं, आईज को ब्लिंक करना पड़ता है। ये सब चीजें चाहिए होती हैं, तब जाके आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है। लेकिन इनका बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ। ये चाहती थी कि घर पे बैठ के जो है इनको बैंक अकाउंट इनका ओपन हो जाए, जैसा मेरा हो सकता है, जैसे आपका हो सकता है। लेकिन घर पे बैठ के आपका केवाईसी तभी हो पाएगा जब आप ब्लिंक करोगे, क्योंकि ब्लिंक करने से ही वो केवाईसी जो है वो फॉर्म आपका फिलअप होगा। लेकिन ये तो ब्लिंक नहीं कर पा रही हैं, क्यों? क्योंकि इनके तो जो एसिड अटैक इनके ऊपर हुआ था उन्होंने पूरा फेशियल एक्सप्रेशन का खराब कर दिया, इनकी आंखें खराब होगी भाई। तो इनको केवाईसी नहीं भरा, इनको एक्सेस नहीं मिला।
कितनी बड़ी बात है ये। और ये तो कहीं खाली एक है, ऐसे देश में मिलियंस ऑफ लोग होंगे भाई, 140 करोड़ लोगों का देश है हमारा। 2 से 3 करोड़ तो हमारे देश में अलग अलग तरीके से फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। तो ये केस एक आया, तो इन्होंने ये कोर्ट में चली गई, कोर्ट में चली गई कह के कि भाई मेरे ऊपर जो एसिड अटैक हुआ है या मैं फिजिकल डिसेबल्ड हूं, ये मेरी गलती थोड़ी है यार, है ना। मेरे दोस्तों को, मेरे साथी को, मेरे देश में जो दूसरे लोग रहते हैं उनको तो आप आराम से घर पे बैठ के बैंक अकाउंट ओपन कर देते हो, मेरी क्या गलती है, मैं तो विक्टिम हूं और आप मुझे डबल परेशान करे जा रहे हो। ये काहे का डिजिटल इंडिया है, ये काहे की एक्सिस है, तो क्या इस देश का सिटीजन नहीं हूं क्या मैं। ये चली गई सुप्रीम कोर्ट में। एक और केस आता है, अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इनका भी केस बड़ा ही शानदार है। शानदार इनका केस कैसा है, ये थे भाई विजुअली इंपेयर्ड, ठीक है, ये एडवोकेट हैं खुद और ब्लाइंड है बेसिकली। इनको भी डिजिटल केवाईसी भरना था और इनसे सेल्फी मांगी गई, ठीक है, और वो सेल्फी भी देने के बाद एक आपके पास ओटीपी आता है अपने मोबाइल फोन में, वो ओटीपी आपको 20 से 30 सेकंड में बताना पड़ता है। भाई एक ब्लाइंड आदमी, उसने मान लो जैसे तैसे करके सेल्फी लिया होगा, पहली बात तो सेल्फी ठीक से नहीं आई होगी, उसके बाद उसको अपने मोबाइल का ओटीपी भी देना है विद इन 20-30 सेकंड्स, कैसे दे पाएंगे। इसी वजह से इनका भी केवाईसी नहीं भरा। और ऐसे कितने ही केस होंगे, ये सिर्फ 2 केस नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके सीधा सीधा ये कहा कि साहब ये तो हमारे साथ सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 38 उसके अंदर वायलेशन हो रहा है। इवन हमारे पास जो राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है उसके अंदर भी वायलेशन हो रहा है, क्योंकि ये जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, ये कहता है कि डिसेबिलिटी के आधार पे किसी के भी साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन सब हमारे साथ तो हो रहा है, तो ये इस एक्ट का भी वायलेशन है। ये सारी की सारी बातें ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है। अब कुछ लोगों के लिए कि ये केवाईसी क्या होता है थोड़ा आपको मैं बता देता हूं। नो योर कस्टमर या नो योर क्लाइंट, ठीक है, आप जब भी कोई बैंक में जाते हो, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह पे जाते हो या किसी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, तो ट्रांजैक्शन करने से पहले आपसे केवाईसी मांगा जाता है। वो जानना चाहते हैं कि भैया कौन आदमी है जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, कौन आदमी है जो इंश्योरेंस सर्विस ले रहा है। वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि देश में बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, दुनिया भर के नकली अकाउंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सारी की सारी चीजें ना हो, इसीलिए हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या हमारे जो बैंक्स वगैरह हैं उनको पता होना चाहिए भैया कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है, इसीलिए केवाईसी भरवाया जाता है। ये होता है पर्पस केवाईसी का। अब आप जब डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, ट्रेडिंग अकाउंट कराना है, सिम कार्ड लेना है, पेंशन स्कीम लेनी है, इंश्योरेंस स्कीम लेनी है, स्कॉलरशिप लेनी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह लेना है, इन सभी के लिए आपको केवाईसी करना पड़ता है। केवाईसी करे बिना आपको ये सब सर्विसेज नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि डिसेबिलिटी को बेसिस बना के बहुत सारे लोगों को ये सर्विस नहीं मिल पा रही थी। एक तो यार वो पहले से ही डिसेबल्ड है, ऊपर से आप भी उनको सर्विस नहीं दे रहे हो, तो ये तो डबल विक्टिम हो गया ना, इसीलिए जो है ये दिक्कत हुई। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, ये कहता है, मैंडेटरी करता है कि बिना केवाईसी नो के भरे हुए कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारा जो आरबीआई ने भी 2016 के अंदर एक डायरेक्शन दिया था और आरबीआई ने यह कहा था कि केवाईसी के साथ किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है तो भैया केवाईसी भरना ही पड़ेगा, ठीक है। ये जो है आरबीआई ने भी इंस्ट्रक्शंस दिया था। आरबीआई ने यह कहा था कि अगर कोई आदमी दूर दराज के गांव में रहता है, कहीं बाहर रहता है और वो बैंक में नहीं जा सकता, तो उसके लिए जो है आप घर बैठे हुए एक ई केवाईसी भर सकते हो। लेकिन आरबीआई ने यह तो नहीं कहा कि जो डिसेबल्ड है वो कैसे भरेंगे। डिसेबल्ड लोगों को तो बेचारों को फिर से जाके कहीं बैंक में विजिट करना पड़ता है, ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो घर बैठ के आप जब ई केवाईसी फॉर्म भरते हो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से केवाईसी फॉर्म भरते हैं मोबाइल वगैरह के थ्रू, लैपटॉप वगैरह के थ्रू, तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है। जैसे मान लो आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, तो वो आपको कहेगा कि भाई साहब सेल्फी क्लिक करिए एक, ठीक है, आपको सेल्फी क्लिक करनी पड़ती है। उसके बाद एक पेज के ऊपर आपको सिग्नेचर देने पड़ते हैं, उस सिग्नेचर की आप फोटो क्लिक करते हो, उस फोटो को फिर आप वहां अपलोड करते हो। अपने किसी डॉक्यूमेंट का, कोई आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा या स्कूल सर्टिफिकेट होगा, आगे पीछे से उसकी फोटो क्लिक करनी पड़ती है, वो आपको पोर्टल पे अपलोड करवानी पड़ती है। फिर आपके पास एक ओटीपी आता है, 20 से 30 सेकंड में आपको वो ओटीपी कंफर्म करना पड़ता है और फिर ये सारी की सारी चीजें होने के बाद आपका अकाउंट ओपन होता है।
ये सारी की सारी चीजें, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मेरे जैसा आदमी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या जो आदमी जो फिजिकली डिसेबल्ड है वो सब ये कर पाएगा क्या? आंसर इज नो। उसको तो दिख, क्योंकि जब तक वो सारी प्रोसेस करता है तब तक 30 सेकंड हो जाते हैं, और वो ब्लिंक नहीं कर पाता है, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं, ये सारी की सारी दिक्कतें होती हैं। तो जो फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो ब्लिंक नहीं कर पाता आईज को, उसके लिए दिक्कत हो जाती है। जो मोबाइल वगैरह पे या लैपटॉप वगैरह पे जो फ्लैश कार्ड्स आते हैं, वो फ्लैश कार्ड को नहीं पढ़ पाता है क्योंकि उसका विजन कम है, या फिर वो ब्लाइंड हो सकता है। जो स्क्रीन के ऊपर प्रॉम्प्ट आते हैं उनको नहीं पढ़ पाता है क्योंकि वहां पे कोई ऑडियो बेसिकली उसको हेल्प मिलता नहीं है। उसकी कभी कभी उसकी लाइट कम होती है, कभी कभी उसको कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, कितनी सारी चीजें होती हैं। अब वो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन को जो है दिक्कत होती है। भैया थंब इंप्रेशन आपसे मांगा जाता है, मतलब थंब इंप्रेशन एक्चुअली वैलिड भी नहीं है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। थंब इंप्रेशन वैलिड तब होता है जब आप दूसरे डॉक्यूमेंट यहां पे सबमिट करवाते हो, लेकिन अगर आपके पास दूसरे डॉक्यूमेंट मान लो नहीं है तो थंब इंप्रेशन खाली उसको वेरीफाई माना ही नहीं जाएगा। भाई अगर किसी आदमी के हाथ नहीं है या उसको कोई और दिक्कत है, वो लिख नहीं सकता है, तो बेचारा अंगूठा तो लगा सकता है ना। लेकिन ये क्या कहेंगे, नहीं सर अंगूठा नहीं चलेगा, आपका पैन कार्ड भी नहीं चलता है। ये जो डिजिटल पोर्टल्स होते हैं बैंक वगैरह के, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह के, इनके ऊपर पास कोई टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन भी नहीं है। अगर कोई आदमी बोल नहीं पाता तो कैसे वेरीफाई करेगा भाई वो बिना बोले? आप सेल्फ वेरिफिकेशन नहीं करते हो। इन सारी दिक्कतों की वजह से पता क्या होता है, बैंक वाला क्या बोलता है आपको? बैंक वाला बोलता है कि साहब आपका ई केवाईसी नहीं होगा, आप घर बैठे केवाईसी नहीं कर सकते, आप प्लीज बैंक में आके विजिट करिए। और बैंक में आने के बाद भी वो आपको परेशान करेगा। वो जानबूझ के तो परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन सिस्टम ही ऐसा बन गया है। सिस्टम में ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं कि डिसेबल्ड के लेके कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड हो इजी वाला, ऐसा हो ही नहीं पाता। तो ये सारी दिक्कतें जो है वो यहां पे फेस की जा रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार को इस बात का नहीं पता है क्या? क्या हमारे देश में ऑलरेडी कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है क्या इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए? बिल्कुल है भैया, देश में तो सब कुछ है, सब कानून है हमारे पास, सारा कुछ है। 2016 का हमारे पास जो एक्ट है ये सीधा सीधा कहता है कि डिसेबिलिटी के बेसिस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सीधा साधा कहता है कि इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, देयर शुड बी रीजनेबल अकोमोडेशन टू एंश्योर द एक्सेस। अगर कोई आदमी डिसेबल्ड है उस केस में रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो मत करिए, रीजनेबल अकोमोडेशन कर सकते हो, ये कानून कहता है। लेकिन भैया फॉलो कौन करता है? बात तो फॉलो करने की है ना, फॉलो कोई कर नहीं रहा है, दिक्कत है। इंटरनेशनल एक रूल होता है जिसे कहते हैं सब्सटेंटिव इक्वालिटी, जो ये कहता है कि सभी लोगों को डिजिटल इंफॉर्मेशन या कोई भी एक्सेस इक्वली मिलनी चाहिए। उनके जेंडर के बेसिस पे, उनकी डिसेबिलिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और हमारा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट पॉलिसी एक्चुअली इसको फॉलो करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और है, कानून कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। यहां पे केस आता है भैया राजीव रतूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस जो है बड़ा ही जो है शानदार है। तो इस केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ था कि भैया आर्टिकल 21 के अंदर जो है ये रिकॉग्नाइज किया गया था कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बस है चाहे बिल्डिंग है, वो डिसेबल्ड लोगों के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। भैया आपका ऑफिस जो है 10वें माले पे है, 10th फ्लोर पे है, लेकिन वहां पे लिफ्ट ही नहीं है, ये तो सीधा 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 डिस्क्रिमिनेशन हो गया। एक डिसेबल्ड पर्सन कैसे चढ़ेगा 10वें फ्लोर पे? आपकी जो बस है, जो सरकारी बसें हैं, उनका फ्लोर इतना ऊंचा है, तो एक डिसेबल्ड पर्सन उस फ्लोर पे कैसे चढ़ेगा? तो लो फ्लोर बसेस होनी चाहिए, है ना। आपके वहां पे टॉयलेट्स उस तरह से होने चाहिए जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो है सूटेबल हो। तो जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सूटेबल और सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, ये हमारा कानून तो कहता ही है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जजमेंट अलग से दिया था। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता। एक बड़ा शानदार केस जो आपसे भी जुड़ा हुआ है, ये केस है विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी का केस है ये। इसमें एक लड़का था भैया विकास, ठीक है, उसको एक प्रॉब्लम थी जिसे जो है एक बेसिकली डिसग्राफी बोलते हैं उसको। उसको लिखने में दिक्कत थी, वैसे वो ठीक था, लेकिन एक काइंड ऑफ एक रेयर फिनोमिना होता है जिसमें से आप लिख नहीं पाते हो, आपका हाथ लिख नहीं पाता है। अब वो क्योंकि लिख नहीं पाते, उसने यूपीएससी को कहा कि सब आप मुझे स्क्राइब दे दीजिए। स्क्राइब का मतलब ये होता है कि भैया मेरे साथ बैठ के कोई और आदमी जो है मेरा पेपर लिखेगा, मैं उसको बताऊंगा क्या लिखना होता है, इसे स्क्राइब कहते हैं। और यूपीएससी प्रोवाइड करवाता भी है, लेकिन इनको प्रोवाइड करवाया नहीं। यूपीएससी ने कहा कि साहब आपको उस तरह की डिसेबिलिटी नहीं है जो हमारी लिस्ट में है,
हमारी लिस्ट में जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है उसमें आप उसके हिसाब से आप ब्लाइंड भी नहीं हो, आपको 40% डिसेबल होना चाहिए, लेकिन आपको में तो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो यूपीएससी ने इनको स्क्राइब देने से मना कर दिया कि लिखना है तो खुद लिखिए, हम जिम्मेदार नहीं है। अब ये चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी यही कहा जो यूपीएससी ने कहा कि यार आपकी जो डिसेबिलिटी है वो ऐसी नहीं है कि आप को स्क्राइब दिया जाए। मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अंदर डिसीजन दिया कि रीजनेबल अकोमोडेशन होना चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ। और यूपीएससी को यह कहा कि भाई जो है वो आप तिल का ताड़ मत बनाइए, आप लकीर के फकीर मत बनिए कि जो डिसेबिलिटी लिखा होगा सिर्फ हम लोग वही डालेंगे। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अलावा सोशल डिसेबिलिटी भी होती है इंसान को। हमारा जो 2016 का एक्ट है वो सोशल डिसेबिलिटी को भी रिकॉग्नाइज करता है। तो जब कानून रिकॉग्नाइज करता है सोशल डिसेबिलिटी को, तो आप अभी भी आदम के जमाने के रूल क्यों फॉलो कर रहे हो? ये जो पर्सन है वो नहीं लिख पाता है, इसकी मजबूरी है। बेशक वो आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी की लिस्ट में नहीं है, आप इसको एक्सेस दीजिए, इसको स्क्राइब दीजिए और अपने रूल्स को भी चेंज करिए, लकीर के फकीर मत बनिए। तो 2021 का ये जो आर्टिकल जो जजमेंट है वो भी बहुत शानदार है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब जो जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भैया जो डिसेबल्ड पर्सन है वो उतने ही सिटीजन है जितना दूसरा है। जब आप दूसरे सिटीजन को सर्विस दोगे वो आप इनके लिए भी दोगे। अगर आपका सॉफ्टवेयर, अगर आपका प्लेटफॉर्म अगर उनके लिए फ्रेंडली नहीं है तो ये उनकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। आपने वो चीजें क्यों उस हिसाब से नहीं बनाई कि डिसेबल्ड पर्सन भी उसको एक्सेस कर सके। जैसे ब्लिंकिंग वाला केस यहां पे है। आप एक ऐसे आदमी से ब्लिंकिंग करने के लिए कैसे बोल सकते हो जो ब्लिंक कर ही नहीं पाता? आप एक ऐसे आदमी से थंब इंप्रेशन कैसे मांग सकते हो जिसके पास हाथ ही नहीं है? आप एक ऐसे आदमी से सेल्फी कैसे मांग रहे हो जो ब्लाइंड है? ये रूल आपने गलत बनाए हैं, आप इनको ठीक करिए। तो राइट टू डिजिटल एक्सेस एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर आ गया है। एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस ऑफ गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर। आजकल भैया सारी की सारी चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म से होती हैं। तो आप सारी दुनिया को कह रहे हो घर बैठ के काम कर लो, घर बैठ के सर्विस ले लो, लेकिन जो डिसेबल्ड है इनको क्या कह रहे हो? पहले बैंक की ब्रांच में आओ, पहले ऑफिस में आके विजिट करो, अपने साथ ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट लेके आओ। फिर आप कहते हो कि नहीं नहीं अभी भी नहीं होगा, कल आना, परसों आना, अगले हफ्ते आना। सॉरी सर, हमारे पास रूल्स ही नहीं है इन चीजों के लिए। ये क्या हो रहा है? एक डिसेबल्ड आदमी उतना ही सिटीजन है जितना दूसरा है। जब उसको एक्सेस मिल सकती है तो इसको आप बार बार वहां पे फिजिकल विजिट करने के लिए काहे फोर्स कर रहे हो? तो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू डिजिटल एक्सेस एक फंडामेंटल राइट है। यहां पे 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 38 मतलब ये डीपीएसपी का पार्ट भी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की। वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो कि यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो। यूनिवर्सली मतलब सबके लिए एक्सेसिबल हो, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये जो डिजिटल डिवाइड की हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड, वो तो ठीक है, वो तो है ही। उसके अलावा ये भी तो है, एक आदमी जो एबल है और एक आदमी डिसेबल्ड है, उसके बीच में जो डिजिटल जो गैप है भैया, इसको भी तो ब्रिज करना है। सरकार ये नहीं कह सकती अरे सर मेरे पास तो कैपेसिटी नहीं है, जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं बनाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अब ये मामला आपके डिस्क्रिप्शन का है ही नहीं, अब ये मामला फंडामेंटल राइट का है। जैसे मान लो किसी आदमी ने बोला कि भाई मान लो किसी की नौकरी लग जाती है, कोई आदमी जो है फिजिकली हैंडीकैप है, डिसेबल्ड है, उसकी नौकरी लग जाती है। उसका ऑफिस जैसे मान लो वो 10वें माले पे है, 10th फ्लोर पे है, लेकिन वहां पे लिफ्ट नहीं है। ठीक है, उसने बोला कि साहब मुझे लिफ्ट दे दीजिए। डिपार्टमेंट ने क्या बोला? डिपार्टमेंट ने कहा कि साहब हमारा बजट नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि सर हमारा बजट नहीं है लिफ्ट लगाने का, आई एम रियली वेरी सॉरी, हम एक आदमी के लिए लिफ्ट नहीं लगा सकते, हमारा बजट नहीं है। तो ये डिस्क्रिशन है स्टेट का डिस्क्रिशन है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन इस केस में बात चेंज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भैया अब आपकी बात डिस्क्रिशन की है ही नहीं। अब सरकार ये नहीं कह सकती सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है। अब आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि मामला अब फंडामेंटल राइट तक जा चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे मान लो आरबीआई है, दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनको अपने केवाईसी नॉर्म्स को रिवाइज करना पड़ेगा। जो भी लोग डिसेबल हैं उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। अब कुछ और तरीका निकालिए ना यार। अब दूसरे देशों में देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में देखिए, वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे सबके लिए जो है रूल इसी हिसाब से बना रखे हैं कि सबको एक्सेस होना चाहिए। आप कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड लेके आइए।
और ऐसे अवेलेबल हैं, ऐसी बात नहीं कि अवेलेबल नहीं, अवेलेबल हैं, लेकिन आप उनको फॉलो ही नहीं कर रहे हो। इंटरनेशनली एक वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस होती हैं जो ये कहता है कि जो वेबसाइट्स के पोर्टल्स होते हैं, जो इंटरफेस होता है, जो सर्विसेज होती हैं, वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, लेकिन आप उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि सर 30 सेकंड के अंदर ओटीपी दे दीजिए। अरे 30 सेकंड तो जब से आप जेब से मोबाइल फोन निकालते हो, उसको देखते हो, 30 सेकंड तो वैसे ही हो जाती हैं। आप 30 सेकंड को 1 मिनट क्यों नहीं कर सकते? 1.5 मिनट क्यों नहीं कर सकते डिसेबल्ड लोगों के लिए? 5 मिनट क्यों नहीं कर सकते डिसेबल्ड लोगों के लिए? अगर आपका सिक्योरिटी कंसर्न है तो अपने अपने सिस्टम को मजबूत बनाइए सिक्योरिटी के हिसाब से, है ना। आपका जो भैया बैंक के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं या जो डिपार्टमेंट्स के अंदर एम्प्लॉय हैं, उनको आप इस हिसाब से ट्रेन करिए ना कि यार ये आदमी डिसेबल्ड है, आप इसको इस तरह से ई केवाईसी कर सकते हो। जो नॉर्मल पर्सन है आप उसको इस तरह से ई केवाईसी कर सकते। आप उनको ट्रेन क्यों नहीं करते हैं? वो सीधा सीधा मना कर देते हैं कि सॉरी सर आप लिंक नहीं कर सकते, आपका फॉर्म नहीं भरेगा, मेरी तो मजबूरी है, आप प्लीज बैंक में आकर विजिट कर लीजिए। सॉरी सर आपके हाथ नहीं है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, बैंक में आ जाइए। ये क्या बात हुई यार? आप उनको उस हिसाब से क्यों नहीं ट्रेन करते हो? आप रीजनल लैंग्वेज के अंदर डिजिटल कंटेंट क्यों नहीं दे रहे हो? भाई अगर मुझे हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं आती है तो आप मुझे इनमें ही कंटेंट दीजिए। अगर मुझे सिर्फ तमिल आती है, सिर्फ मलयालम आती है, मुझे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो क्या मुझे डिजिटल एक्सेस नहीं मिलेगा? क्या सरकारी सर्विसेज नहीं मिलेंगी? क्या मिलनी तो चाहिए। तो ये आप रीजनल लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाइए। आप एक ऐसा नोडल ऑफिसर हर डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए जो ये देखेगा कि क्या रूल्स रेगुलेशंस जो है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या डिजिटल एक्सेस की प्रॉपर कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही है। हर डिपार्टमेंट के अंदर आप जो है कंप्लेंट बॉक्स लगाइए, एक कंप्लेंट पोर्टल आप अलग से बनाइए। अगर किसी को दिक्कत है इस तरह की तो कंप्लेंट डाले और ये ध्यान रखे कि कंप्लेंट को रिजोल्व किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ये सब आप क्यों नहीं करते हो? रेगुलर ऑडिट होना चाहिए हर डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेशनल्स के द्वारा। ये प्रोफेशनल्स देखेंगे कि यार ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो जो है डिजिटल एक्सेस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये सारी की सारी गाइडलाइन अभी सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं और इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा? जो कि डिजिटल वेबसाइट्स वगैरह होती हैं वो अपने पोर्टल्स को दोबारा से डिजाइन करेंगी ताकि वो डिसेबल लोगों के लिए भी एक्सेसिबल हो सकें। स्टाफ जो है अभी आपको देखोगे फ्यूचर में उनको अलग से ट्रेनिंग दिया जाएगा फॉर द डिसेबल्ड पीपल। जो रूरल पॉपुलेशन है, सीनियर सिटीजन है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, या जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं जिनको हिंदी इंग्लिश वगैरह ये सब बड़ी लैंग्वेज नहीं आती हैं, आप देखोगे फ्यूचर में उनके लिए भी ये सारे पोर्टल जो है फ्रेंडली हो जाएंगे। एक चीज और जो थोड़ी मुझे अजीब सी लगी वो ये है कि थोड़ा से भी कहीं पे कुछ दिक्कत होती है लॉ एंड ऑर्डर की, सरकार क्या करती है? सबसे पहले इंटरनेट बंद कर देती है। अब सरकार को इंटरनेट शटडाउन करना थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन करने का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि आप लोगों की डिजिटल एक्सेस को छीन रहे हो, और डिजिटल एक्सेस एक फंडामेंटल राइट है। तो यह भी एक आर्गुमेंट दिया जाएगा फ्यूचर में, अगर इंटरनेट शटडाउन होता है तो यह कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। यस, कोर्ट सरकार को कोर्ट पूछ सकता है कि भाई तुमने ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया, डिजिटल एक्सेस नहीं दिया इन लोगों को। लेकिन ये क्या, ये सब इतना आसान है? बोलने में तो सही लग रहा है कैसा होना चाहिए, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन ऐसा है थोड़ी। भाई ऐसे तो हमारे पास राइट टू शेल्टर भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर में, लेकिन क्या सबको शेल्टर मिल गया? कितने लाखों करोड़ों लोगों का जो है राइट के पास जो है शेल्टर नहीं है। राइट टू हेल्थ ये भी फंडामेंटल राइट है। क्या सरकार सबकी हेल्थ को इंश्योर कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये बोल देना सिर्फ कि डिजिटल एक्सेस दे दो, ये सब कर दो, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया, वो बात अलग है, लेकिन ग्राउंड पे क्या ऐसा होगा? बहुत सारे चैलेंज हैं, आसान नहीं है, आसान नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट पोर्टल्स और जो सर्विसेज वगैरह होते हैं ये कंप्लायंस कैसे करेंगे? इनको अपने सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ऑलरेडी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट के पास बजट नहीं होता, इन सारी चीजों के लिए इनको एक्स्ट्रा फंडिंग देना पड़ेगा। क्या इनके पास पैसा है? क्या इनके पास इतना एक्सपर्टीज है? आंसर इज नो। तो भाई कैसे करेंगे? कैसे करें? हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में आप कभी भी कहीं चले जाओ, क्या हमेशा वहां पे रूल फॉलो होते हैं? तो क्या यहां पे रूल फॉलो होंगे, इस बात की क्या गारंटी है? तो पैसा नहीं है, कंप्लायंस नहीं है, वर्कफोर्स हमारे पास नहीं है ना, और क्योंकि कानून भी नहीं है उस वजह से भी दिक्कत आती है। तो एक तो पहली बात, सरकार को कहीं ना एक कानून लेके आना चाहिए पार्लियामेंट में, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल राइट्स एंड एक्सेसिबिलिटी लॉ। उस लॉ के अंदर सब कुछ क्लियर कट मेंशन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रूलिंग उसमें सब कुछ लिखा होना चाहिए, क्लियर मैंडेट होना चाहिए, क्लियर टाइमलाइन होनी चाहिए। भाई अगर एक डिसेबल्ड आदमी डिजिटल एक्सेस चाहता है तो उसको ये सर्विस कितने दिन में मिलेगी,
अगर नहीं मिलेगी तो ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, प्रॉपर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म होगा। देखो कि जब तक कानून नहीं आएगा ग्राउंड लेवल पे शायद चीजें उस तरह से नहीं होंगी। खाली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देने से सब कुछ हो जाएगा, नो, जब तक कानून नहीं आएगा। तो एक तो ये सबसे बड़ी जरूरी है। उसके अलावा सरकार को है डिजिटल लिटरेसी मिशन वगैरह चलाने चाहिए रूरल पॉपुलेशन में, गांव में, सीनियर सिटीजन लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को। अरे उनको बताओ तो सही भैया तुम्हारे पास ये अधिकार है। हमारे देश में बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो डिजिटली इलिटरेट है और वैसे भी इलिटरेट है, अवेयर नहीं है अपने अधिकारों को लेके। कई बार कानून एग्जिस्ट करता है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, उनके पास अधिकार है लेकिन उनको पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास अधिकार है। तो उनको अवेयर भी तो करना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए, तो ये सब चलाना चाहिए, राइट। गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ मिलकर, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर, एनजीओ के साथ मिलकर कोलैबोरेट करना चाहिए और एक रोबस्ट पॉलिसी बनानी चाहिए। यस, हमारा जो मेती है उसको डिजिटल राइट कमीशन बनाना चाहिए, जैसे हमारे पास दूसरे कमीशंस हैं, और ये अकाउंटेबल बनाए ऑफिसर्स को। अगर किसी डिपार्टमेंट में अभी भी ये हो रहा है तो उनको अकाउंटेबल बनाए कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, और उनको सजा भी दे। तो इसको हम लोग क्यों आरटीआई टाइप का नहीं कर सकते क्या? होना तो चाहिए, प्रॉपर मैंडेट होना चाहिए, टाइमलाइन होनी चाहिए, ऑफिसर्स होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। चैलेंज है नो डाउट, लेकिन आप सिर्फ ये तो नहीं कह सकते सर मेरे, सॉरी सर मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। आप ये बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। जो डिसेबल्ड हैं वो भी उतने ही सिटीजन हैं जितने दूसरे लोग सिटीजन हैं। तो ये था पूरे का पूरा पर्सपेक्टिव जिसमें हम लोगों ने बात किया भैया केवाईसी क्या होता है, जजमेंट क्यों है, ये जजमेंट क्यों आया है, केस क्या था, चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं जो डिसेबल्ड लोग हैं, गवर्नमेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं इस पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए, वे फॉरवर्ड क्या है। मेरे ख्याल से मोर और लेस हम लोगों ने सारी डायमेंशन जो है यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन तो बनता ही है। क्वेश्चन क्या है? in light of the recent Supreme Court judgment recognizing digital access as fundamental right, critically analyze the implications of this shift for the governance and public service delivery in India। तो 250 वर्ड में जो है आप इसको लिख सकते हो। इसका एक अप्रोच पेपर मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो। एक अप्रोच पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये जो है कंटेंट भी देखो, ये है यूपीएससी विद सितेंद्र के नाम से है। आप इस पे जाके जो है उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यही था। कोई और डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो इस पूरे मुद्दे के बारे में। लेकिन हम लोगों ने ठीक ठाक चीजें डिस्कस कर ली हैं। आर्टिकल 21 क्या है, ये राइट टू डिजिटल एक्सेस क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया है, आर्गुमेंट क्या था, केस क्या था, चैलेंजेस क्या हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर ली हैं। आई होप आपकी नॉलेज के अंदर थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन किया होगा। अगर किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें अगर वो एग्जाम की तैयारी करते हैं, या इन जनरल भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।